अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है और मैं उसको 10 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, यानी कि मैं टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूं। अगर मैं किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूं, ठीक है, इस बार सब्सटेंस का मास कुछ भी हो सकता है। कई बार कपड़े सुखाने के लिए लोग क्या करते हैं, पंखे चला देते हैं। फैन चला दोगे, थोड़ा सा एयर का मूवमेंट बढ़ेगा, उसकी वजह से भी जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, इवापोरेशन हो जाता है। हाय एवरीवन, माइंड मैप के इस अमेजिंग लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर। बेटा, हम लोग माइंड मैप के लेक्चर नंबर 11th में आ गए हैं, है ना। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलोरीमीट्री के बारे में। कैलोरीमीट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि अभी से लेकर के आप आगे की क्लासेस में देखेंगे तो वहां भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जेई नीट जैसे एग्जामिनेशन पर इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, राइट। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के डिस्कशन को, राइट। सबसे पहली चीज आज क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले बेटा हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे, थर्मल कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले बेटा अगर टेलीग्राम अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इस कोड को स्कैन करो, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे जहां पर आपको इसके नोट्स मिलेंगे। अब बात आई सबसे पहले, सर ये हीट क्या होता है। देखो बेटा, हीट एनर्जी का वो फॉर्म है जो कि डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कह लो कि जो कि हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो कर रहा है। यानी कि वो एनर्जी जो किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ फ्लो होने वाली है, वो भी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, उस तरह की एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी कहते हैं। तो अगर मान लो कोई एक बॉडी हमारे पास ये रही, इस बॉडी का अपना टेम्परेचर T1 है, कोई दूसरी बॉडी बेटा यहां रही, इसका अपना टेम्परेचर T2 के बराबर है। अगर इन दोनों को आप कांटेक्ट में लाएंगे किसी भी तरीके से, ठीक है, जैसे ही दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर जो है वो शुरू हो जाता है, राइट। अगर मैं ऐसा मान लूं कि T1 इज ग्रेटर देन T2, तो यही कॉन्सेप्ट होता है हीट का। तो हीट के थ्रू आप ये जान पाते हो कि भाई आखिर एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो किधर से किधर की तरफ होने वाला है, राइट। तो हीट क्या है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, पर्टिकुलरली द मूवमेंट एंड कोलिजन ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर ढेर सारे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो सारे जो एटम मॉलिक्यूल है बेटा वो रैंडम ब्राउनियन मोशन में होते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे करोड़ों अरबों हैं जो मूव कर रहे हैं। ये सब आपस में भी कोलाइड करते रहते हैं, एटम से भी कोलाइड करते रहते हैं। इनकी वजह से वहां पर कोलिजन की वजह से जो हीट जनरेट हो रही है, उसी हीट को जनरली हम लोग हीट कहते हैं। उसी कोलिजन की वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, उसी एनर्जी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। हीट की अगर मैं बात करूं तो देखो, दो तरीके का हीट का फॉर्मूला यूज किया जाता है। सबसे पहला हीट का फॉर्मूला यूज किया जाता है mc डेल्टा टी के बराबर। यानी कि अगर बॉडी के टेम्परेचर में कुछ भी चेंज आया है, अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर आपने कुछ भी राइज किया या कुछ भी कम किया है, तो वहां पर जो अमाउंट ऑफ हीट होता है उसका फॉर्मूला Q बराबर mc डेल्टा टी यूज किया जाता है। जहां पे m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, C क्या होती है, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। अभी इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि सर ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है, राइट। हर एक बॉडी का अपना अपना कैपेसिटी होता है कि उसको उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड है। उसी हीट को बेटा स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। बाकी अभी और डिटेल में हम लोग देखेंगे, राइट। डेल्टा टी क्या है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर की जो भी वैल्यू होगी वो हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो अगर बॉडी के टेम्परेचर में चेंज आया है ना, टेम्परेचर बढ़ा है, घटा है, तो वहां पर जो भी हीट है वो Q बराबर mc डेल्टा टी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर बॉडी के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है और फेज चेंज हुआ है, यानी कि वो पहले सॉलिड थी बॉडी, अभी वो लिक्विड हो गई है, यानी कि मेल्ट हो गई है, या पहले लिक्विड थी अभी वो गैस हो गई है। जब कभी फेज चेंज की बात आती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, जब कभी इस तरह की कोई बात आती है तो यहां पर हीट का फॉर्मूला यूज होता है Q बराबर ml। यहां पर L जो होता है वो लेटेंट हीट कहलाता है। लेटेंट का मतलब होता है बेटा हिडन। तो ये ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जो हिडन होता है, यानी कि इसका जो इफेक्ट है वो फेज चेंज में दिखेगा लेकिन टेम्परेचर चेंज में नहीं दिखाई पड़ेगा।
यानी कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो गया है, तो वो फेज चेंज हुआ है, वहां पर लेटेंट हीट का यूज हुआ है, Q बराबर ml का यूज हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है और मैं उसको 10 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, यानी कि मैं टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूं, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होता है दैट इज Q बराबर mc डेल्टा टी। आई थिंक ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हीट का आपको एक्सप्लेन मतलब समझ में आ गया होगा। लेटेंट हीट के भी और टाइप्स होते हैं, अभी आगे बात कर लेंगे। हमसे कह रहे हैं व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट, यानी दो बॉडीज को अगर आप कॉन्टैक्ट में लाओगे, हीट विल फ्लो फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कूलर बॉडी, यानी कि जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है उधर से जिधर का टेम्परेचर कम है उसकी तरफ हीट का फ्लो होता है, अंटिल बोथ रीचेस द सेम टेम्परेचर, जब तक दोनों का टेम्परेचर जो है सेम ना हो जाए। दिस ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्शन। एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में है, हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट का फ्लो कंटिन्यूअसली हो रहा है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जब दोनों बॉडीज बेटा सेम टेम्परेचर पर आ जाती हैं तो इसी कंडीशन को बोलते हैं कि भाई वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर जो है सेम हो जाना। फिर हीट कह रहे हैं हीट कैन बी ऑल्सो ट्रांसफर्ड बाई अदर मीन्स लाइक रेडिएशन एंड कन्वेक्शन की भी बात कर रहे हैं। देखो बेटा, हीट के मोड ऑफ ट्रांसफर तीन होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन का मतलब आप समझ चुके हैं, एक बॉडी दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक है, जिसकी वजह से हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हो रहा है, दैट इज ड्यू टू कंडक्शन। फिर सेकंड केस आता है हमारा, दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के केस में क्या होगा बेटा, प्रेशर डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस, इनके कारण जब हीट का फ्लो होता है तो वहां पर कन्वेक्शन कहलाता है। जैसे अगर हम लोग पानी को हीट करना शुरू करते हैं, जैसे एक कोई फ्लास्क है, ठीक है, एक कोई यहां पर ऐसा कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने कोई पानी भर दिया है और उसको हम लोग बेटा नीचे से हीट करना शुरू करें। जब आप इसको नीचे से हीट करना शुरू करोगे तो क्या होगा, पानी के जो मॉलिक्यूल से सबसे नीचे होंगे, वाटर के जो मॉलिक्यूल सबसे नीचे होंगे वो सबसे पहले गर्म होंगे। जैसे ही वो गर्म होंगे, है ना, उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम होगी, वो हल्के हो जाएंगे तो वो ऊपर की तरफ आएंगे, यानी कि नीचे वाला जो गर्म पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ भागते हैं और जो ऊपर वाले हैवी थे वो नीचे की तरफ भागते हैं। इस तरह का हीट ट्रांसफर जिसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है उसको कन्वेक्शन कहा जाता है। ठीक है, फिर रेडिएशन क्या है सर, रेडिएशन में भी देखो क्या होगा, हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि जब कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हीट का ट्रांसफर हो जाए, जैसे कि इंफ्रारेड रेडिएशन हो जाए, IR रेडिएशन जिसको आप बोलते हो, तो उसको हम लोग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। यानी सन से जो हमारे पास एनर्जी आ रही है, ठीक है, वो भी हीट एनर्जी होती है। सन से अर्थ तक जो एनर्जी आ रही है वो ड्यू टू रेडिएशन आ रही है। तो कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा होता है वो हीट रेडिएट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, उसी को रेडिएशन बोलते हैं। इन कन्वेक्शन हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स, यानी कि इस बार सच में पार्टिकल्स मूव करेंगे डेंसिटी डिफरेंस के कारण, या फिर एयर की बात करें तो प्रेशर डिफरेंस के कारण भी एयर का मूवमेंट होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे समुद्र के किनारे बेटा हमेशा जो है हवा चलती रहती है, ठंडी हवा आती रहती है, तो वहां पर जो रीजन है उसका वो प्रेशर डिफरेंस है। ठीक है, लिक्विड के केस में रीजन क्या था, डेंसिटी डिफरेंस की, भाई हीट हुआ, डेंसिटी जो है उसकी कम हो गई तो ऊपर चला गया, ठीक है, हाई डेंसिटी वाला नीचे आ गया। तो इस तरीके का जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीन हो गए। हीट इज ऑफन मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ एनर्जी सच एज जूल्स और कैलोरीज, तो हीट को भी हम जूल या कैलोरी में मेजर करते हैं। इन दोनों के बीच का मैं आपको रिलेशन भी बताना चाहूंगा। 1 कैलोरी जो होती है बेटा वो 4.18 जूल्स के बराबर है। 1 कैलोरी जो है वो 4.18 जूल्स के बराबर होती है, या 1 कैलोरी जो है वो 4.2 जूल्स के बराबर होती है। राइट, फिर कह रहे हैं हीट क्या है, हीट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मेनी फील्ड्स ऑफ द फिजिक्स इंक्लूडिंग थर्मोडायनेमिक्स विच इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द हीट, वर्क एंड एनर्जी। यानी कि हीट का यूज आप बहुत ज्यादा करोगे, क्लास 11th में भी एक पूरा का पूरा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स के नाम से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नाम से, और स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर हम लोग देखें तो वहां कंडक्शन, कन्वेक्शन ये सब पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसको बोलते हैं। तो 11th में, 12th में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी जो है एक्चुअल साइंस को पढ़ने के लिए हीट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल बेटा प्ले करता है। राइट, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में मैं आपको और बताऊं, थर्म का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो कहने का मतलब इस चैप्टर में हम लोग हीट के मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हीट का ट्रांसफर किस तरीके से होता है। अगर मैं एक बहुत बेसिक आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता दूं, तो अगर हम किसी भी बॉडी को बेटा Q अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो उस हीट से वो कुछ W अमाउंट ऑफ वर्क करता है, और जो रिमेनिंग एनर्जी बचती है
जैसे मैंने आपको 100 रुपए दिए कि बेटा जाओ सब्जी ले आओ, आप 100 रुपए में से 80 रुपए की आप सब्जी ले आए, यानी आपने 80 रुपए का वर्क कर दिया, और जो 20 रुपए बचे वो आपने अपनी जेब में डाल लिया, आपने वापस नहीं दिया मुझे, राइट? तो कहने का मतलब क्यू अमाउंट ऑफ मैंने एनर्जी किसी को दिया तो उसने डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क कर लिया, रिमेनिंग जो भी एनर्जी है वो उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी बन जाती है। तो इस डेल्टा यू को बेटा इंटरनल एनर्जी कहा जाता है, राइट? दिस इज एक्चुअली चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल वही वाला परफेक्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि भाई किसी को आपने 100 रुपए दिया, उसने 80 रुपए की वर्क किया और 20 रुपए अपनी जेब में डाल लिए, तो वो 20 रुपए उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। सर इंटरनल एनर्जी क्या होता है? किसी भी गैसियस सिस्टम में बेटा गैस के मॉलिक्यूल्स जो है उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, उनकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, टोटल सारी एनर्जीज का जो सम होता है उसी को हम लोग इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी गैसियस सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिलहाल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। सर व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? देखो बेटा, Q बराबर एम सी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ा था। इसी फॉर्मूले से अगर आप C के बारे में पढ़े तो ये बन जाएगा Q अपॉन एम डेल्टा टी, राइट? ठीक है, अब आप चेक कर लो, अगर मैं किसी सब्सटेंस का मास 1 यूनिट ले लूं, सब्सटेंस का मास 1 यूनिट ले लूं और चेंज इन टेम्परेचर भी 1 यूनिट ले लूं, यानी कि यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस का टेम्परेचर हम यूनिट डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है बेटा वही स्पेसिफिक हीट कहलाता है। तो पढ़िए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आल्सो नोन एज स्पेसिफिक हीट, इसी को स्पेसिफिक हीट भी कहा जाता है। दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। यानी कि आप यूनिट मास 1 केजी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो जितना हीट रिक्वायर्ड है वही बेटा हमारा स्पेसिफिक हीट कहलाता है, या उसी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फिर कह रहा है इट इज टिपिकली डिनोटेड बाय द सिंबल सी, इसको सी से डिनोट करते हैं, एंड यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ जूल पर किलोग्राम पर डिग्री, है ना? भाई ऑब्वियस है, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस या केल्विन, व्हाटएवर जो लिखना चाहो आप, या फिर कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्चुअली अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब और रिलीज हीट, यानी कोई भी सब्सटेंस कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना हीट रिलीज कर सकता है, इसको भी एक्सप्लेन करने का काम यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करता है। सब्सटेंसेस विद अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिक्वायर मोर हीट टू रेज देयर टेम्परेचर। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है, जैसे वाटर, तो उसको हीट होने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेकिन ऐसे सब्सटेंस जिसका स्पेसिफिक हीट कम है, तो उनको हीट करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जैसे बालू। बालू जो होता है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, वाटर देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, राइट? तो वही प्रॉपर्टी यहां लिखा है कि भाई सब्सटेंसेस विद द लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिक्वायर लेस हीट टू रेज देयर टेम्परेचर, जैसे बालू। एग्जांपल, फॉर एग्जाम्पल वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लो लिखा ही हुआ है यहां पर कि भैया वाटर जो है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है भाई साहब ज्यादा होता है, यानी कि वाटर को हीट करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, और सिमिलरली ठंडा होने के लिए भी उसको ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है, which means that it requires a lot of heat to raise the temperature. Therefore water is often used as a coolant in systems that generate a lot of heat, such as car engine या power plants. यही कारण है कि वाटर को हम लोग कूलेंट के रूप में यूज कर लेते हैं, क्योंकि वाटर देर से गर्म होता है बेटा, ठीक है। कूलेंट के लिए केवल वाटर ही नहीं, और भी कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप गूगल करिए, एग्जांपल्स ऑफ कूलेंट, आपको मिल जाएगा। और भी कई सारे कूलेंट्स होते हैं जो हम लोग कार इंजन या पावर प्लांट वगैरह में यूज करते हैं। फिर बात आई सर थर्मल कैपेसिटी क्या है? थर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है बेटा, जैसे फॉर्मूला लिखा था ना, Q बराबर एम सी डेल्टा टी, इसमें M और C को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग थर्मल कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। तो थर्मल कैपेसिटी एम सी के बराबर है, एंड दैट M इंटू सी इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा टी। यानी कि अगर मैं किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूं, ठीक है, इस बार सब्सटेंस का मास कुछ भी हो सकता है, पिछली बार मैंने कहा था यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड थी वो थर्मल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी। अभी जो है बेटा दैट इज व्हाट, दैट इज थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी का मतलब अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाई यूनिट डिग्री सेल्सियस और यूनिट केल्विन।
यानी कि इस बार मास यूनिट नहीं है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। तो थर्मल कैपेसिटी, जिसको हम लोग बेटा हीट कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट अ सब्सटेंस और सिस्टम कैन एब्जॉर्ब और रिलीज विदाउट अंडरगोइंग चेंज इन द टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर चेंज हुए बिना जितना हीट वो सब्सटेंस ले सकता है या जितना रिलीज कर सकता है, उसी को हम लोग बेटा थर्मल कैपेसिटी कहते हैं, राइट। और दूसरा डेफिनेशन जो मैंने आपको दिया था कि अगर मैं किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूं तो जितना हीट रिक्वायर्ड है वही उसका थर्मल कैपेसिटी कहलाता है, ठीक है। इसको जो है कैपिटल सी से डिनोट कर दिया जाता है, कैपिटल सी से, ध्यान रखना ये स्मॉल सी था, ये कैपिटल सी है। यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन जूल्स पर डिग्री सेल्सियस, है ना। तो एनर्जी अपॉन टेम्परेचर है, तो जूल पर डिग्री सेल्सियस या कैलोरी पर केल्विन, ऐसा कुछ करके अपना यूनिट आप बना सकते हो। फिर कह रहा है थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस और सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी दो चीजों पे डिपेंडेंट है, क्योंकि उसमें एम आता है और सी आता है, यानी कि मास पर डिपेंडेंट है और उस सिस्टम की, उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर भी डिपेंडेंट है। इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग मास एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एम और सी को मल्टीप्लाई करने पर थर्मल कैपेसिटी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल मास ऑफ अ सब्सटेंस अगर 10 केजी है, स्पेसिफिक हीट 1 के बराबर है, तो भैया उसकी थर्मल कैपेसिटी 10 के बराबर हो गया, 10 इंटू 1 कर देंगे, मल्टीप्लाई होगा तो 10 जूल पर केल्विन आ जाएगा। फिर आता है मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। देखो बेटा, जब भी फेज चेंज की बात आती है, यानी कि अगर मान लो कभी भी कोई सॉलिड हमारा जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको मेल्टिंग कहा जाता है। और इसी का उल्टा काम जब हो रहा हो, यानी कि कोई लिक्विड है और वो कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, तो इसी को फ्यूजन कहा जाता है। ये फेनोमेना मेल्टिंग कहलाता है। सॉलिड का लिक्विड पर कन्वर्ट होना मेल्टिंग है, और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना फ्यूजन कहलाता है, राइट। कह रहे हैं मेल्टिंग इज द प्रोसेस बाय विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड व्हेन इट इज हीटेड टू अ मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि अगर इस सॉलिड को इसके अपने मेल्टिंग पॉइंट तक आप पहुंचा देंगे, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो इसको हम लोग मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। फिर कह रहे हैं आपको यहां पर कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच इट्स ट्रांजिट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट वही टेम्परेचर है जब वो सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। एट द मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूल्स ऑफ इन अ सब्सटेंस हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड दैट होल्ड्स देम इन प्लेस इन अ सॉलिड स्टेट, अलाउइंग देम टू फ्लो एंड मूव फ्रीली एज अ लिक्विड। यानी कि यहां पर यह बताया जा रहा है कि बेटा किसी भी सॉलिड को सॉलिड बनाए रखने के लिए देखो क्या जरूरी है, उसके एटम्स के बीच का वो बॉन्ड। अगर वो इनके बीच का ये जो बॉन्ड है वो हमेशा मजबूती से बना रहेगा तो वो सॉलिड बना रहेगा। अगर ये बीच का बॉन्ड टूट गया तो जब आप हीट करना शुरू करते हो तो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी इस बीच के बॉन्ड को तोड़ देती है। जैसे ही बॉन्ड टूटता है, अब वो सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉन्ड टूटना शुरू होता है उसी को मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। फिर सॉलिडिफिकेशन पॉइंट आपसे बोल रहे हैं। सॉलिडिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू सॉलिड, जिसको आप फ्यूजन भी बोल रहे थे, व्हेन इट इज कूल्ड टू अ सॉलिडिफिकेशन पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट यार जिसको बोलते हैं सिंपली। The solidification point, also known as freezing point, is the temperature at which a substance transitions from liquid to solid. जब वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसी को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, उसी को सॉलिडिफिकेशन पॉइंट भी कहा जा सकता है, ठीक है। At solidification point, molecules of a substance have lost enough amount of energy that they are no longer able to move freely and they become arranged in a more ordered structure as a solid. जब बेटा हीट बहुत कम हो जाती है किसी भी सब्सटेंस में, उसके पास अब इतनी एनर्जी बची ही नहीं है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली इधर उधर घूम टहल सके, तो अपनी अपनी जगह पर रुक जाते हैं, अपनी अपनी जगह पर स्टेबलाइज होने की कोशिश करते हैं, जैसा किसी भी सॉलिड में होता है। तो वो उसी को बोलते हैं कि भाई अब धीरे धीरे ये फ्रीज हो रहा है, जैसे वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होने लगता है ना। फिर बात आई सर रीजलेशन क्या होता है। रीजलेशन का मतलब क्या है? द फेनोमेना ड्यू टू विच आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। यानी कि प्रेशर लगाकर जब आइस को मेल्ट कराया जाता है वाटर में, एंड वाटर सो फॉर्म्ड रीफ्रीजेस टू फॉर्म आइस ऑन द रिमूवल ऑफ द प्रेशर इज कॉल्ड रीजलेशन। यानी कि जब प्रेशर लगाकर आप आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हो और जैसे ही प्रेशर हटाओ वो वाटर वापस आइस में कन्वर्ट हो जाए, तो इस फेनोमेना को रीजलेशन कहा जाता है। ग्लेशियर्स फाउंड इन द कोल्ड कंट्रीज आर द डायरेक्ट आउटकम ऑफ द रीजलेशन। जो ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं ना आर्कटिक अंटार्कटिक कोल्ड कंट्रीज में, तो वहां पर ये सारा का सारा खेल जो है वो रीजलेशन का ही
होता है। फिर बात कर रहे हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस व्हेन इट इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी भी लिक्विड को आप हीट करना शुरू करते हो, जैसे वाटर, वाटर को आप हीट करिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, वो बॉइल होना स्टार्ट होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वो गैसियस फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसी को बेटा बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच इट ट्रांजिशंस फ्रॉम द लिक्विड टू गैस। एट बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस हैव इनफ एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम द लिक्विड एंड फॉर्म अ गैस। एवापोरेशन क्या होता है? एवापोरेशन का मतलब है जब लिक्विड जो है गैसियस फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। बट दोनों में बड़ा बेसिक फंडामेंटल सा डिफरेंस होता है। एवापोरेशन हर टेम्परेचर पर होता है, बट जो बॉइलिंग का काम है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है। जैसे कोई तालाब का पानी है तो वो हर टेम्परेचर पर जो है वो इवापोरेट हो रहा होगा कंटिन्यूअसली, लेकिन जो बॉइलिंग का काम है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर ही होता है। एवापोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हर टेम्परेचर पर काम हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट पर एक अलग मैटर होता है, उसमें सारा का सारा लिक्विड जो है कन्वर्ट होना शुरू होता है। एवापोरेशन जो है उसके नीचे के टेम्परेचर की बात हो रही है, राइट? In evaporation, the molecules in the gas gains enough amount of energy to escape from the liquid and form a gas, right? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है सर? देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो या लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो, तो ऐसे में लेटेंट हीट का यूज होता है जब फेज चेंज की बात हो, है ना? टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है बट फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, सॉरी सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, तो उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जानते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ द हीट दैट इज एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, दो तरीके की बेटा लेटेंट हीट होती है। पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड की बात होगी तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड की बात होगी तो उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की नाम हम लोग देते हैं। इट इज टिपिकली डिनोटेड बाय अ सिंबल LF। ऐसे L लिखते हैं, नीचे F लिखते हैं। इट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ द एनर्जी पर यूनिट मास, क्योंकि Q बराबर ml है तो L बराबर Q बाई m होता है। सच एज जूल पर ग्राम या कैलोरी पर ग्राम इसका यूनिट बेटा होता है। फिर आपको कह रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस के लिए क्या है भैया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द आइस इज द अमाउंट ऑफ द हीट दैट इज एब्सॉर्ब्ड और रिलीज व्हेन यूनिट मास ऑफ द आइस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। तो सीधी सी बात है, लेटेंट हीट, ये एक एग्जांपल समझ लो, आपको दिया गया वैल्यू बता रहे हैं। इट इज इक्वल टू 334 जूल्स पर ग्राम कह लो या 79.9 कैलोरी पर ग्राम कह लो। तो मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, आइस के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है फॉर आइस, तो उसको आप 80 मान लीजिए। ठीक है, 79.9 है, इसको आप 80 कैलोरी पर ग्राम अपने दिमाग में रख सकते हैं, राइट? ये होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट यानी कि 1 ग्राम आइस रखा हो, 1 ग्राम आइस को बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए अगर हम लिक्विड में ले जाना चाहते हैं तो उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 80 कैलोरी के बराबर एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होती है। इसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस कहा जाता है। अब बात आई फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहला होता है बेटा प्रेशर। प्रेशर जो है किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर अफेक्ट डालता है। अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होने लगता है। फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, जितने वीक होंगे बॉइलिंग पॉइंट बेटा उतना कम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट, देखो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उनका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा होता है। मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा। पोलैरिटी, पोलैरिटी कह रहे हैं कि हाइयर हैव हाइयर बॉइलिंग पॉइंट्स पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि पोलर होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। सर पोलर मतलब जैसे मान लो NaCl है, तो NaCl में Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो इनका नेचर कैसा हो गया? पोलर हो गया, राइट? जैसे आपका HCl हो गया, H प्लस होता है, Cl माइनस होता है, ये कैसा नेचर है? पोलर नेचर है, राइट? तो पोलर जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इंप्योरिटीज की बात करें, जितनी ज्यादा इंप्योरिटीज होंगी बेटा बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। बाकी और भी मैंने इसमें कुछ थ्योरेटिकल लाइनें लिखी हुई हैं, इनको पढ़िएगा एक बार आप लोग। फिर रेट ऑफ एवापोरेशन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो सबसे ज्यादा तो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। So it increases with the increase in the surface area, increases with the increase in temperature, increases with the increase in movement of the air। अगर एयर फ्लो हो रही होगी तो भी जो है एवापोरेशन जो है बढ़ जाता है। यही कारण है कई बार कपड़े सुखाने के लिए लोग क्या करते हैं? पंखे चला देते हैं।
फैन चला दोगे, थोड़ा सा एयर का मूवमेंट बढ़ेगा, उसकी वजह से भी जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, इवापोरेशन हो जाता है। इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी इवापोरेशन बढ़ जाएगा। इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन मॉइस्चर इन द एयर, अगर एयर में मॉइस्चर कम है, ठीक है, तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, जैसे गर्मी के दिनों में। बरसात के दिनों में जब एयर में मॉइस्चर ज्यादा होता है तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, राइट। तो मॉइस्चर का भी यहां पर बेटा इफेक्ट आता है। एंड इंक्रीजेस विद द डिक्रीज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा बेटा तो वहां पर जो कूलिंग है वो कंपैरेटिवली फास्ट हो जाएगी। तो अगर आप पहाड़ों पर जाओगे जहां पर प्रेशर कंपैरेटिवली कम है ना, तो वहां पर आप फील करेंगे कि यार कपड़ा जो है जल्दी सूख रहा है, अगर उतनी ही सेम अमाउंट ऑफ हीट उसको मिल जाए तो। फिर बात है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कुछ बेसिक पॉइंट्स है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर बॉइलिंग और इवापोरेशन या बॉइलिंग और वेपोराइजेशन occurs when a liquid rapidly changes into vapor, लिक्विड रैपिडली वेपर में कन्वर्ट होता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट और वेपराइजेशन पॉइंट। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट और सॉलिडिफिकेशन पॉइंट इज सेम, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। मेल्टिंग पॉइंट आइस का 0 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट और लिक्विफैक्शन पॉइंट इज सेम, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है और लिक्विफैक्शन पॉइंट ऑफ द स्टीम इज ऑल्सो 100 डिग्री सेल्सियस। लिक्विफैक्शन का मतलब कोई भी गैस जिस टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट करना स्टार्ट हो जाती है उसी को लिक्विफैक्शन पॉइंट हम लोग कहते हैं। फिर बात आया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आप पढ़ ही चुके थे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन तो भाई सीधी बात है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है या गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो जितना हीट रिक्वायर्ड होता है यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को, उसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू टर्न गिवन मास ऑफ अ substance from liquid to vapor or gases at constant temperature. It is also known as enthalpy of vaporization या heat of vaporization, ये भी इसका नाम होता है, नाम ध्यान से पढ़ लीजिएगा, enthalpy of vaporization या heat of vaporization. It is an important property of a substance because it determines how much energy is required to vaporize the substance and how much energy it will release when vapor condenses into liquid. यानी कि कोई भी लिक्विड को गैस में ले जाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है या किसी भी गैस को लिक्विड में जब कन्वर्ट करोगे तो कितनी हीट वो रिलीज करेगा, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फॉर एग्जांपल वाटर जो है उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हाई होता है, ठीक है। दिस इज व्हाई sweat is effective at cooling the body. As it evaporates from the skin, it absorbs a large amount of heat from the body, helping to cool it down. यानी आपने फील किया होगा कि जब कभी भी फीवर होता है और आप फीवर की कोई मेडिसिन खाते हो तो वो फीवर की मेडिसिन एक्चुअली क्या करती है, आपकी बॉडी में जो स्वेट प्रोड्यूसिंग जो भी सिस्टम होता होगा, बायोलॉजी वाले ज्यादा जानते होंगे इस चीज को, आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम या कोई ना कोई ऐसा पार्ट होता होगा जो स्वेट प्रोड्यूस कराता है। तो जब आप फीवर में कोई मेडिसिन खाते हो ना, पैरासीटामोल इस तरह की कोई भी जो मेडिसिन आप खाते हो, वो क्या करती है आपकी बॉडी में, भाई बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा था, हमें फीवर था, तो उसने क्या किया, जो स्वेट प्रोड्यूसिंग जो भी सिस्टम था उसको एक्टिवेट किया, तो आपको पसीना होना स्टार्ट हुआ। जैसे ही पसीना होता है तो पसीना क्या करता है, आपकी बॉडी में से हीट निकाल रहा है, बॉडी से हीट जैसे ही बाहर निकलेगी आपका फीवर अपने आप जो है नॉर्मल होने लगेगा और आपके बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल होने लगेगा। तो इट इज द बेस्ट मेथड। किसी को बुखार हुआ है अगर उसको स्वेटिंग हो जाए तो सबसे बेस्ट मेथड होता है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में कह रहे हैं इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन या स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी इसको हम लोग कह सकते हैं। अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी, अभी स्टीम के बारे में आपको बता रहे हैं कि भाई 1 kg स्टीम है, 100 डिग्री सेल्सियस पर है, तो उसको हमें 226 इंटू 10 की पावर 4 जूल पर kg इतनी हीट रिक्वायर्ड होती है बेटा। 10 की पावर 4 है, ठीक है, 104 नहीं है, 10 की पावर 4 है, इतनी हीट उसको जो है रिक्वायर्ड होती है। कैलोरी कह रहे हैं क्वांटिटी ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द प्योर वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 कैलोरी। 1 कैलोरी क्या है सर, ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में यूज होती है। और वो जो 1 डिग्री सेल्सियस आप बढ़ा रहे हो ना, वो भी 13.5 डिग्री सेल्सियस से 14.5 डिग्री सेल्सियस होता है। 13.5 से 14.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेज आप कराते हो केवल 1 डिग्री सेल्सियस, राइट। किलो कैलोरी वही हो गया, 1 kg वाटर ले लो तो किलो कैलोरी बन जाएगा। 1 कैलोरी 4.18 जूल या 4.2 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी जो है वो 4200 ऑफ जूल्स के बराबर होता है, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर कैलोरीमीट्री। कैलोरीमीट्री में बेसिकली हम लोगों ने हीट के बारे में पढ़ा है, और स्पेसिफिकली अगर मैं कैलोरीमीट्री के बारे में आपको बताऊं तो कैलोरीमीट्री एक साइंस है जिसमें हम लोग एक
डिवाइस होता है कैलोरीमीटर। उस कैलोरीमीटर के अंदर एक हॉट ऑब्जेक्ट रखते हैं, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट रखते हैं, और हॉट ऑब्जेक्ट से हीट निकलकर कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है। तो हीट गिवन बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट टेकन बाय द कोल्ड बॉडी। दिस इज द एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ द कैलोरीमीटर, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स जितने हैं मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। और मिलेंगे अब लास्ट माइंड मैप लेक्चर में, जो कि आपका अगला लेक्चर होगा। उम्मीद करता हूं ये माइंड मैप सेशन आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रहा है। बोर्ड एग्जाम के आसपास आप इन लेक्चर्स को देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज हम लोग को मिल गई। बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत ही क्विकली रिवाइज कर पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस। सभी लोग कमेंट में बताना कि ये सेशन आप सभी को कैसा लगा।